हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो विद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने से पहले आप सभी को ये जानना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ने की आवश्यकता क्या है। हम विद्युत क्षेत्र के बारे में क्यों पढ़ते हैं, इस क्षेत्र की जो अवधारणा है वो क्या होती है और इसका भौतिक अभिप्राय क्या होता है। यदि आप इसको इस प्रकार पढ़ोगे तो आपको विद्युत क्षेत्र को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम विद्युत क्षेत्र के बारे में क्यों पढ़ते हैं। अभी तक आपने क्या देखा कि यदि हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश होते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे Q1 और Q2, मेरे पास दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, तो ये दोनों r दूरी पर रखे होने के बावजूद यानी एक दूसरे से दूर होने के बावजूद एक दूसरे पर क्या करते हैं, बल आरोपित करते हैं। यानी Q1 Q2 पर बल लगाएगा, Q2 Q1 पर बल लगाएगा। और इस बल के परिमाण किस प्रकार निकाला जाएगा वो हमें कूलम ने बताया है। कूलम के नियम का उपयोग करके हमने एक सूत्र प्राप्त किया था और उस सूत्र के माध्यम से हम Q1 पर Q2 के कारण कितना बल लग रहा है और Q2 पर Q1 के कारण कितना बल लग रहा है उसके परिमाण को उससे निकाल सकते थे। तो अभी देख लेते हैं हम कि Q2 पर Q1 के कारण कितना बल लगेगा। F बराबर होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। उसी प्रकार से Q1 पर भी बल लगेगा Q2 के कारण और उसका परिमाण भी इतना ही होगा। हमने ये पढ़ा है कि जो दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं वो परिमाण में बराबर होता है लेकिन उसकी दिशाएं विपरीत होती हैं, यानी ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करते हैं। यानी ये दोनों बल कैसे होते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया बल होते हैं। तो 2 पर जो बल लग रहा है उसको नाम दे देते हैं हम F21 और Q1 पर जो बल लग रहा है इसको नाम दे देते हैं हम F12। इसका परिमाण भी इतना ही होने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि दोनों आवेश कैसे स्थिर है। अब यहाँ पे कूलम ने ये तो बता दिया कि यदि हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, वो कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच जो बल है उसको किस प्रकार कैलकुलेट किया जाएगा, उसकी गणना किस प्रकार की जाएगी। लेकिन जो ये आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं इसकी क्रियाविधि नहीं बता रखी है। यानी उन्होंने हमें ये नहीं बताया है कि यदि हमने एक आवेश को उसकी पहली वाली स्थिति से हटाया और दूसरी जगह में उसे फिक्स कर दिया, तो दूसरी जगह में फिक्स करने के बाद भी दोनों कैसे स्थिर आवेश ही हैं। स्थिर आवेश हैं तो दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे कूलम के नियम के अनुसार कि यदि हमारे पास दो स्थिर आवेश होते हैं तो एक दूसरे पर बल लगाते हैं और बल का परिमाण क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम कूलम के नियम को लेकर चलें तो कूलम ने हमें ये नहीं बताया है कि जो हम इसकी स्थिति को बदलेंगे और दूसरी जगह में इसे फिक्स कर देंगे तो उस केस में Q2 पर जो लगने वाला बल है और Q1 पर जो लगने वाला बल है दोनों बराबर होंगे या दोनों के परिमाण में अंतर आएगा। इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं दे रखी है। उन्होंने सिर्फ हमें क्या दे रखा है कि हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, वो एक दूसरे पर समान परिमाण का बल लगाते हैं और उनकी दिशाएं क्या होती है, विपरीत होती है। सिर्फ इतनी ही उन्होंने हमें जानकारी दे रखी है। हम मान लेते हैं कि यहाँ से Q1 को हम इसकी स्थिति से हटाकर दूसरी स्थिति में फिक्स कर रहे हैं, दूसरी जगह इसको स्थिर कर रहे हैं और तब हम देखेंगे Q1 पर कितना बल लग रहा है, Q2 पर कितना बल लग रहा है। अगर वो दोनों बल परिमाण में बराबर होंगे तो उस स्थिति में तो फिर हम कूलम के नियम का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। यानी फिर हमें इस क्रियाविधि को समझने की आवश्यकता भी नहीं है कि Q1 किस तरह से Q2 पर बल लगा रहा है, कैसे में ये बल Q2 पर लगता है या Q2 Q1 पर कैसे में ये बल को लगाता है। यानी जो दूर से ही जो एक्शन हो रहा है, क्रिया हो रही है इस बल लगने की, वो किस प्रकार से हो रही है उसकी क्रियाविधि को फिर समझने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि Q2 और Q1 पर लगने वाला जो बल होगा वो अलग अलग हुआ तो फिर हमें इस मैकेनिज्म को भी समझना आवश्यक होगा। फिर हमें इस क्रियाविधि को समझना भी आवश्यक होगा कि Q1 जो Q2 पर बल लगा रहा है वो डायरेक्ट लग रहा है या इसके द्वारा अपने चारों ओर के परिवेश को परिवर्तित किया जा रहा है और उस परिवर्तन के कारण वहाँ पे कुछ बनेगा और उस जो चीज़ बन रही है वो जा कर के फिर Q2 पर बल लगा रही है। तो ये हमारे पास एक सवाल है और इसका हमने यहाँ से जवाब ढूंढना है। तो अब देखते हैं हम कि Q1 को हम यहाँ से हटाते हैं। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कि अभी यहाँ देख रहे हो आपके Q1 और Q2 के बीच कितनी दूरी है, R दूरी है। अब मान लेते हैं कि पहले Q1 यहाँ पे था,
Q2 यहाँ है, दोनों के बीच की दूरी R है। अब मान लेते हैं मैंने यहाँ से Q1 को हटा दिया, इस स्थिति को A मान लो, इसको B मान लेते हैं। अब मैं Q1 को ले गई C स्थिति में, और ये काम किया मैंने बहुत ही कम समय में, यानी डेल टी टाइम में। यदि हम मान लें कि t बराबर 5 सेकेंड में ये स्थिति थी, तो t बराबर 5.00002 सेकेंड में मैंने क्या कर दिया, Q1 को A स्थिति से हटाकर C स्थिति में मैं ले गई हूँ। और अब Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी हो गई है, R डैश हो गई है। अब क्या है, Q2 पर पहले कितना बल लग रहा था वो आपको पता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। उसी तरह से Q1 पर पहले कितना बल लग रहा था ये भी आपको मालूम है। अब Q2 तो अपनी स्थिति में बना हुआ है, यानी B पोजीशन पे ही है। हमने किसको डिस्प्लेस किया, किसको विस्थापित किया, A को विस्थापित किया। अब आप यहाँ देखो कि Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी हो गई, R डैश। Q1 यहाँ पे फिर हमने इसको स्थिर कर दिया है, Q2 को भी यहाँ पे, Q2 पहले से ही स्थिर अवस्था में ही है। अब उसके बाद आपसे B पोजीशन में रखे Q2 पर Q1 के कारण बल पूछा जाए, तो इसका मान कितना निकल के आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। उसी प्रकार से अब आप Q1 पे निकालोगे तो Q1 पर इस बल का मान आता है, ये सारे एक्सपेरिमेंट से पता किए गए हैं। तो यहाँ पे Q1 का मान कितना, Q1 पर जो बल कैलकुलेट करें तो उसका मान आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। अब आप देखो कि ये दोनों बल क्या बराबर होंगे परिमाण में। Q1 और Q2 के बीच की दूरी R' हो गई, तो उस स्थिति में तो जो ये बल हम यहाँ पे निकाल रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R², तो यहाँ पे R क्या हो गया, अब R' हो गया, तो यहाँ पे R' रखना चाहिए था हमें। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि Q2 पर जो लगने वाला बल है उसका परिमाण इतना ही निकल के आता है, और Q1 पर जो हमने बल कैलकुलेट किया है उसमें R' रखेंगे हम Q1 पर। अगर हम Q2 के कारण जो बल कैलकुलेट करेंगे तो उसमें जब R' रखेंगे तो तब हमें Q1 पर कितना बल लगा रहा है Q2, उसका परिमाण पता चलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कूलम के नियम से तो क्या होना चाहिए था, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं तो दोनों के बीच लगने वाला बल परिमाण में बराबर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दोनों बल परिमाण में बराबर नहीं है, यानी हमने एक आवेश को उसकी स्थिति से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, विस्थापित किया कि कूलम का नियम यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको कि कूलम ने हमें सिर्फ बल निकालना तो सिखा दिया, लेकिन किस प्रकार एक आवेश अन्य आवेश पर जो बल लगा रहा है उसकी क्रियाविधि क्या है उसको उन्होंने हमें नहीं बताया है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है, जिसके बारे में आपको पढ़ना होगा। ये आपको इस स्थिति को एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए माइकल फैराडे ने हमें फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया है, यानी फील्ड की अवधारणा दी है, क्षेत्र की अवधारणा दी है, और उसकी सहायता से हम इस स्थिति को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्षेत्र की अवधारणा का उपयोग करके हम इस स्थिति को किस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे। क्षेत्र की अवधारणा के अनुसार कोई स्थिर बिंदु आवेश है यदि हमारे पास, तो ये जो बिंदु आवेश है ये अपने चारों ओर क्या करता है, एक क्षेत्र बनाता है, और इस क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। यानी स्थिर बिंदु आवेश जो क्षेत्र को बनाता है उसे क्या कहते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र। तो जो ये वैद्युत क्षेत्र होता है इसको हम प्रत्येक बिंदु पर क्या कर सकते हैं, इसकी गणना कर सकते हैं। तो इसलिए जो ये वैद्युत क्षेत्र है, सबसे पहली बात तो क्या है, ये एक भौतिक राशि है क्योंकि इसका हम मापन कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि जो ये वैद्युत क्षेत्र है, क्योंकि हमें पता है कि विश्व में कोई भी वस्तु हो वो लाइट की स्पीड से, यानी लाइट की चाल से, प्रकाश की चाल से तेज गति नहीं कर सकती है। तो इस वैद्युत क्षेत्र की जो गति होती है वो भी क्या होती है, c होती है। यानी ये वैद्युत क्षेत्र जो फैलता है, प्रोपगेट करता है, आगे बढ़ता है, तो इसके बढ़ने की जो स्पीड होती है, गति होती है, वो c होती है। यानी लाइट की स्पीड से ये आगे बढ़ता है, उससे अधिक इसकी स्पीड नहीं हो सकती, लेकिन ये लाइट की स्पीड से ही आगे बढ़ता है। अब हमारे पास ये बिंदु आवेश Q1 था, जैसे आपने पहले वाले अभी देखा हमने कि Q1 आवेश और Q2 आवेश दोनों स्थिर थे, तो एक दूसरे पर क्या कर रहे थे, बल लगा रहे थे। तो जो ये Q1 है
इसने अपने चारों ओर क्या है इस प्रकार से क्षेत्र बना के रखा हुआ है, क्योंकि इस तरह तो इसने पहले यहाँ पे इन बिंदुओं पे अपना क्षेत्र बनाया होगा, फिर उसके बाद इसके आगे वाले बिंदु पर अपना क्षेत्र बनाया होगा, इसी प्रकार से आगे वाले बिंदु पर अपना क्षेत्र बनाया होगा, इसी तरह से आगे वाले बिंदु पर अपना क्षेत्र बनाया होगा, क्योंकि ये बहुत समय से यहाँ पे क्या है स्थिर पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से इसने क्या है बहुत दूर तक अपने क्षेत्र को बना के रखा हुआ है। अब इसी के क्षेत्र में हमने क्या कर रखा है, एक अन्य आवेश Q2 रखा हुआ है। अब ये जो Q1 है, जिस प्रकार इसने अपना क्षेत्र पूरी जगह में बना रखा है, उसी प्रकार Q2 भी स्थिर है, वो भी स्थिर आवेश है, तो वो भी क्या करेगा अपना क्षेत्र इसी प्रकार से प्रत्येक बिंदु पर बनाएगा। तो इस तरह से Q2 ने भी प्रत्येक बिंदु पर, यानी जहाँ पे Q1 है वहां पर भी Q2 ने अपना क्षेत्र बना के रखा है, और उसी प्रकार से Q1 ने भी Q2 बिंदु पर जहाँ पे उसी प्रकार से Q1 ने भी जहाँ पर Q2 है उस बिंदु पर अपना क्षेत्र बना के रखा हुआ है। तो यानी ये स्थिर है, तो इस वजह से इनका क्षेत्र क्या है पहले से ही बना हुआ है। तो अब क्षेत्र का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, विद्युत क्षेत्र का जो अवधारणा है वो हमें क्या बताती है कि सबसे पहले जो ये आवेश है ये अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना के रख देता है, क्षेत्र बना के रखता है। अब इसके क्षेत्र में कोई अन्य आवेश यदि रखा गया हो, तो यहाँ पे Q2 रखा है Q1 के क्षेत्र में, तो ये क्या करेगा सबसे पहले ये क्षेत्र बनाएगा और यही क्षेत्र जा करके Q2 पर बल लगाता है। यानी Q1 ने सबसे पहले, इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि Q1 सबसे पहले क्या करेगा वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये जा करके फिर क्या करेगा बल लगाएगा किस पर, Q2 पर। तो यानी इससे आपको क्या पता चल रहा है कि Q1 Q2 पर डायरेक्ट बल नहीं लगाता है, क्या करता है सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र बनाता है और तब ये वैद्युत क्षेत्र जा करके Q2 पर बल लगाता है। अब इस वैद्युत क्षेत्र के बनने में समय लग सकता है, तो वैद्युत क्षेत्र क्योंकि क्या है एक भौतिक राशि है, ये लाइट की स्पीड से तेज नहीं चल सकती, तो तुरंत ऐसा नहीं होगा कि तुरंत हमने Q1 को उसकी स्थिति से हटाया दूसरी जगह में फिक्स कर दिया, अब वो स्थिर अवस्था में आ गया तो उसने अपना फील्ड बनाया और वो फील्ड तुरंत जा करके Q2 तक पहुंच गया, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी वैद्युत क्षेत्र को Q2 तक पहुंचने में समय लगेगा यदि हमने इनकी स्थिति को परिवर्तित किया। यहाँ पे अभी तो क्या था Q1 और Q2 दोनों स्थिर अवस्था में थे, तो इनके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र था वो पहले से बना हुआ था, क्योंकि Q1 और Q2 बहुत समय से क्या थे स्थिर अवस्था में थे, अभी अभी स्थिर अवस्था में नहीं आए थे, बल्कि पहले से ही यहाँ अपनी इस स्थिति में बने हुए थे, तो इसलिए इनका वैद्युत क्षेत्र पहले से ही बना हुआ था। तो इसलिए Q1 Q2 पर और Q2 Q1 पर जो बल लगा रहा था वो परिमाण में बराबर हो रहा था, क्योंकि इन्होंने अपना क्षेत्र पहले से बना के रखा था। उतनी दूर पर Q1 है और उतनी ही दूर पर Q2 है, मतलब Q2 से Q1 की दूरी भी वही है और Q1 से Q2 की दूरी भी वही है, इसलिए Q1 के द्वारा Q2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यानी जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा, और Q2 के द्वारा Q1 बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो क्या होगा बराबर होगा। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि दोनों एक दूसरे पे जो बल लगा रहे थे उसका परिमाण क्या आ रहा था बराबर आ रहा था, जो कि हमने कूलम के नियम में भी पढ़ा है कि दोनों परिमाण बराबर में आ रहे थे, लेकिन आवेश कैसे होने चाहिए थे स्थिर अवस्था में। अब अभी हमने देखा कि समस्या कब खड़ी हो गई जब Q1 को हमने वहां से हटा दिया, तो उस कॉन्सेप्ट को उस सिचुएशन को अब इसकी मदद से हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी आपने क्या देखा कि प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर पहले एक क्षेत्र बनाता है और फिर वो क्षेत्र जाकर के Q2 पर बल लगाता है। क्योंकि ये दोनों पहले से ही स्थिर अवस्था में हैं, तो इन्होंने अपना क्षेत्र बना के रखा हुआ है r दूरी पर। Q1 ने भी r दूरी पर अपना क्षेत्र बना के रखा है और Q2 ने भी r दूरी पर अपना क्षेत्र बना के रखा है, तो इस वजह से दोनों एक दूसरे पर जो बल लगाएंगे उसका परिमाण बराबर आएगा। अब आपने क्या करा कि Q1 को उसकी स्थिति से हटा करके आप उसको C बिंदु पर ले गए, पहले A बिंदु पे था अब उसे C बिंदु पे ले गए। अब आपने दोनों के बीच की दूरी बढ़ा दी है, यानी कितनी कर दी है r' कर दी है। अब मैंने उसमें क्या बताया था आपको कि यदि आप Q2 पर Q1 के कारण बल कैलकुलेट करोगे और Q1 पर Q2 के कारण जो बल है वो कैलकुलेट करोगे, तो Q1 पर Q2 के कारण जो बल है वो तो उसका परिमाण तो किस प्रकार निकाला था हमने, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और दोनों के बीच की दूरी अब कितनी हो गई r' स्क्वायर। तो इसको हम किस प्रकार एक्सप्लेन कर सकते हैं,
देखो आप Q2 क्योंकि बहुत समय से स्थिर अवस्था में है तो इसने प्रत्येक बिंदु पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा है, यानी अपना वैद्युत क्षेत्र बना के रखा हुआ है। और जो ये वैद्युत क्षेत्र है इसका परिमाण Q2 से दूरी के हिसाब से घटता है। यानी ए बिंदु पर, क्योंकि ए आर दूरी पर है Q2 से, तो ए बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो आर डैश दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र अब हमें प्राप्त होगा उससे क्या होगा, अधिक होना है। तो यानी Q1 पर, यानी सी बिंदु पर Q2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो किस पर निर्भर करेगा, आर डैश पर। पहले किस पर निर्भर कर रहा था, आर पर निर्भर कर रहा था। तो Q2 ने क्योंकि सी बिंदु पर पहले से विद्युत क्षेत्र बना के रखा है, तो जो विद्युत क्षेत्र वहां पे बना हुआ है Q1 अब वहां पे पहुंचा है, तो Q1 पर अब Q2 के कारण जो बल लग रहा है, यानी Q2 के कारण क्यों बल लग रहा है, क्योंकि Q2 ने विद्युत क्षेत्र बनाया हुआ है सी बिंदु पर और वो Q1 पर बल लगा रहा है। तो यानी Q2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र सी बिंदु पर बना हुआ है, अब सी बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जिसका यानी सी बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा उसके हिसाब से अब Q1 पर बल लगेगा। तो अब सी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण है वो आर डैश पर निर्भर कर रहा है। तो इसलिए अब जो Q1 पर Q2 के कारण बल लगेगा उसका परिमाण कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर डैश स्क्वायर। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण होता है वो होता है आपका E बराबर 1/4πε0 Q बटे आर डैश स्क्वायर, इतना निकल के आता है। क्योंकि यानी ये आर पे निर्भर करता है। ये मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगी कि किस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। अभी आपको सिर्फ मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने यहाँ से Q1 को हटाया तो दोनों के बीच जो लगने वाले बल है उसके परिमाण में अंतर आया है। तो उस बात को मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे सूत्र भी लिख रही हूँ कि जो E है वो किस पे निर्भर करता है, आर पे निर्भर करता है। तो इसलिए अब यहाँ पे जो E है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, 1/4πε0 Q2 बटे आर डैश स्क्वायर, इससे कैलकुलेट किया जाएगा और यही जा करके Q1 पर बल लगाएगा। तो इसलिए Q1 पर तो जो बल का मान है वो क्या है, परिवर्तित हो गया। दूरी को परिवर्तित करने से Q1 पर जो बल का मान है वो तो परिवर्तित हो गया। अब देखते हैं कि Q1 के कारण जो Q2 पर बल है उसका मान पहले के ही जैसा क्यों है, उसमें परिवर्तन क्यों नहीं आया, जबकि हमने दोनों के बीच की दूरी बढ़ा दी है। तो Q2 पर बल का मान घट जाना चाहिए था, पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो अब इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। हमने क्या किया था, इसमें Q1 को A स्थिति से हटा करके C स्थिति पे ले गए थे। अब जब आप Q1 को A स्थिति से हटा करके C स्थिति पे ले जाओगे तो Q1 यहाँ पे स्थिर अवस्था में अब आया है। अब ये स्थिर अवस्था में आया है तो ये भी क्या करेगा, अपने चारों ओर क्षेत्र बनाएगा। तो क्षेत्र बनने में समय लगेगा, यानी पहले ये इस बिंदु पर क्षेत्र बनाएगा, यानी जो ये क्षेत्र है इसको प्रोपोगेट करने में, फैलने में क्या लगेगा, समय लगेगा। तुरंत ही ये जा करके बी बिंदु पे नहीं पहुंचेगा। तो पहले ये अपने आगे इस प्रकार बनाएगा फील्ड, फिर उसी प्रकार से इससे आगे के बिंदुओं पर अपना फील्ड बनाएगा। यानी जो ये फील्ड है इस प्रकार से आगे जिस प्रकार से तरंगे चलती हैं उसी प्रकार से ये फील्ड भी चलेगा। तो ये फील्ड जब चलेगा तो इसकी स्पीड c होगी, यानी लाइट की स्पीड से, प्रकाश की स्पीड से ये चलेगा। प्रकाश की स्पीड से तेज तो ये चल नहीं सकता। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जैसे ही Q1 को हमने यहाँ विस्थापित किया इसने हमने चारों ओर फील्ड बना दिया और चारों ओर जो ये फील्ड बन रहा है ये तुरंत ही जा करके बी बिंदु पर पहुंचा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो यानी इसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगने वाला है, इसकी चाल है हमारे पास C और आर डैश दूरी पर इसने पहुँचना है। तो इसे यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे स्पीड, दूरी बटे चाल। तो यानी आर डैश बटे C। तो आर डैश बटे C समय बाद कहाँ पहुँचेगा, ये बी बिंदु पर। जो ये फील्ड है Q1 के द्वारा जो बनाया गया फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो Q2 तक पहुंचने में, यानी बी बिंदु तक पहुंचने में, जहां पे कि हमने आवेश Q2 को रखा है वहां तक पहुंचने में आर डैश बटे C समय लेगा, तब जाके बी बिंदु पे पहुंचेगा। तो Q1 यहाँ से हट गया है, यानी A बिंदु से हट गया है, ये सूचना B तक पहुंचने में आर डैश बटे C समय लेगी। तब तक Q2 को ऐसा ही महसूस होगा कि Q1 अभी भी A स्थिति पे ही है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। और Q2 पर जो बल लगने वाला है अभी भी कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर,
क्यों? क्योंकि Q2 तक ये सूचना पहुंची ही नहीं है कि Q1 अपनी स्थिति से हट करके C बिंदु पर पहुंच गया। अब उसके बाद जैसे ही R'/C समय बीत जाएगा, यानी जो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र है, से फैलते फैलते यानी प्रोपगेट होते होते यदि B बिंदु पे पहुंच गया तो उसके बाद जो Q2 पर Q1 के द्वारा जो बल लगेगा, फिर उसका परिमाण बराबर हो जाएगा। कब? R'/C समय के बाद। लेकिन उससे पहले Q2 पर जो बल का परिमाण है वो अलग होगा और Q1 पर बल का परिमाण अलग होगा। तो यानी इस स्थिति को आप किससे समझ पाए हो? वैद्युत क्षेत्र का जब आप कॉन्सेप्ट लेके आए, यानी आपने वैद्युत क्षेत्र की खोज करी, वैद्युत क्षेत्र जो भौतिक राशि होती है उसकी आपने खोज करी, तब आप इस सिचुएशन को एक्सप्लेन कर पाए हो, इस सिचुएशन की आप व्याख्या कर पाए हो। तो इसलिए हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है और वही क्षेत्र जाकर के अन्य स्थिर आवेश पर बल लगाता है। तो यहाँ से आपने जो वैद्युत क्षेत्र है उसके भौतिक स्वरूप को पढ़ा है। अब यहाँ से हम इसकी मदद से हम वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की गुणात्मक परिभाषा देखते हैं। तो देखते हैं कि यह परिभाषा क्या कहती है। किसी विद्युत आवेश या विद्युत आवेशों के निकाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र, यानी कोई भी आवेश हमारे पास, वो एक आवेश भी हो सकता है या फिर आवेशों का निकाय भी हो सकता है, तो उन सभी के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत अन्य आवेशित कण यदि हम लाए तो वो क्या करता है, अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है। तो उस क्षेत्र को जो कि आवेश के चारों ओर स्थित है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई आवेश है या फिर आवेशों का निकाय है। आवेशों का निकाय का मतलब क्या हो गया? दो से अधिक आवेश होंगे, जैसे Q1, Q2, Q3 मान लेते हैं, 3 आवेशों का एक हमारे पास निकाय दिया हुआ है। तो जो ये आवेश है, चाहे एक आवेश हो चाहे ये आवेशों का निकाय हो, ये सभी अपने चारों ओर क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं। और इस वैद्युत क्षेत्र को बनने में समय लगता है, यानी ये विद्युत क्षेत्र तुरंत नहीं बनेगा। जो ये वैद्युत क्षेत्र है ये दूर दूर तक फैला रहता है, लेकिन उसके लिए जो आवेश है उसको यदि हम स्थिर माने, जैसे यहाँ पे Q1, Q2, Q3 है या फिर ये Q आवेश है, तो ये आपका क्या है? यहाँ पे स्थिर है। स्थिर है तो इनके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा क्या होगा? दूर दूर तक फैला हुआ रहेगा। यानी क्योंकि ये आवेश क्या है? बहुत देर से यहाँ पे स्थिर अवस्था में है, तो इनके कारण जो इनके चारों ओर का क्षेत्र है पहले से ही बना हुआ है। अब हमने क्या किया है कि इनके क्षेत्र में हम किसी अन्य आवेश को लेके आ गए, तो वो जो आवेश हम लेके आए हैं वो अपनी प्रकृति के अनुसार इसके क्षेत्र के कारण आकर्षण और या फिर प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है। अगर ये प्लस आवेश है वो भी प्लस ही होगा, धनात्मक होगा, तो वो प्रतिकर्षण का बल अनुभव करेगा, और यदि वो माइनस होगा, ये प्लस है, तो वो आकर्षण का बल अनुभव करेगा। ये तो आप जानते ही हो पहले से। लेकिन अब पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास दो स्थिर आवेश है तो एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं वो कूलम के नियम से उसको हम निकालते हैं। लेकिन अब हमने इसमें एक नई बात क्या जोड़ दी है कि सबसे पहले तो आवेश क्या करते हैं? अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाते हैं, और अगर वो बहुत समय से स्थिर अवस्था में हो तो ये जो ये क्षेत्र है दूर दूर तक फैला रहता है। ठीक, अब उसके क्षेत्र में यदि हम किसी अन्य आवेशित कण को लाते हैं तो फिर इसके द्वारा जो क्षेत्र बना हुआ है वो उस पर इससे दूरी के हिसाब से बल लगाता है। इसके पास के बिंदु में उस आवेश को हम लेके आएंगे तो जो बल लगेगा वो किस प्रकार लगेगा? अधिक लगेगा। और इससे अगर दूरी अधिक हो तो फिर बल कैसा लगेगा? कम लगेगा। तो यानी क्या कौन लगा रहा है बल? इसके चारों ओर जो क्षेत्र बन रहा है वो बल लगा रहा है। तो यही इसकी परिभाषा भी कह रही है कि हमारे पास कोई विद्युत आवेश है या फिर विद्युत आवेशों का निकाय है तो वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो आवेश है उसके चारों ओर का जो क्षेत्र है उसको परिवर्तित करके ये अपना वहाँ पे क्या करता है? एक क्षेत्र बनाता है, कोई भी आवेश, और उस क्षेत्र के द्वारा ये अन्य आवेशित कण पर आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का बल लगाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये प्लस Q है आपका, इसको हम बोलते हैं
सोर्स चार्ज यानी स्रोत आवेश। तो इसको स्रोत आवेश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अपने चारों ओर क्या बना रहे हैं, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र बना के रख रहा है। अब इसके क्षेत्र में ला रहे हैं हम किसी अन्य आवेश को। तो मान लेते हैं मैं प्लस क्यू नॉट को इसके क्षेत्र में लेके आई। तो जो ये क्यू नॉट में लेके आई हूँ, इसके कारण इसके क्षेत्र का हम परीक्षण कर रहे हैं, तो इसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं। और जो ये अपने चारों ओर बना रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। तो यहां से आप क्या समझे कि कोई स्रोत आवेश है वो अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र बनाता है। उसके वैद्युत क्षेत्र में यदि किसी परीक्षण आवेश को लाया जाए तो वो एक बल का अनुभव करता है अपनी प्रकृति के अनुसार। तो इस प्रकार हमने वैद्युत क्षेत्र की गुणात्मक परिभाषा पढ़ ली। लेकिन अब हमें यदि पूछा जाए, जैसे ए बी सी, इस तरह से हमें 3 बिंदु दे दिए ए बी और सी। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इस प्लस क्यू यानी स्रोत आवेश के कारण ए बिंदु पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बी बिंदु पे कितना होगा, सी बिंदु पे कितना होगा। तो इसको किस प्रकार कैलकुलेट किया जाएगा, इसके लिए हमें वैद्युत क्षेत्र की मात्रात्मक परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की मात्रात्मक परिभाषा। बच्चों, अब हम देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र को मात्रात्मक रूप से या फिर गणितीय रूप से किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो जो वैद्युत क्षेत्र है उसको हम गणितीय रूप में परिभाषित करने के लिए किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में उसको परिभाषित करते हैं। यानी किसी बिंदु पर यदि मुझे वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो हम वैद्युत क्षेत्र निकाल करके क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर निकालते हैं। वैद्युत क्षेत्र तो क्या है, किसी आवेश के कारण सभी जगह फैला हुआ है और मुझे किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो फिर वहां पे हम विद्युत क्षेत्र न निकाल करके क्या निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में क्या बताती है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। यानी जो विद्युत क्षेत्र है, किसी आवेश, मतलब मेरे पास कोई आवेश होगा, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई स्थिर बिंदु आवेश है और उसने अपने चारों ओर क्या बना रखा है, एक वैद्युत क्षेत्र बना रखा है। अब इसके वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर मैं क्या करना चाहती हूँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एकांक धन परीक्षण आवेश उस बिंदु पर लाना पड़ेगा और तब उस बिंदु पर जो हमने एकांक परीक्षण आवेश रखा है उस पर उस आवेश के कारण जिसका कि वैद्युत क्षेत्र हमें दिया गया है और उसके वैद्युत क्षेत्र में हम उस परीक्षण आवेश को लेकर आ रहे हैं, तो उस पर लगने वाला जो बल होगा उसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी गणना करेंगे, तो हमें उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता चल जाता है। और जो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ये इसकी जो दिशा होगी वो धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं कि ये परिभाषा हमें क्या बता रही है और किस प्रकार इस परिभाषा की मदद से हम किसी बिंदु पर यदि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है, उसकी गणना करनी है, तो उसके लिए हमारे पास सूत्र क्या निकल कर आता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लस क्यू स्थिर बिंदु आवेश है जिसने अपने चारों ओर इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र बना रखा है और इसके वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु P है और मुझे इस P बिंदु पर इस प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैलकुलेट करनी है, उसकी गणना करनी है। तो इसके लिए अभी हमने क्या देखा कि इस P बिंदु पर क्या करना है, मुझे एक धन परीक्षण आवेश को लेकर आना है। तो मान लेते हैं कि एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट मैं इस P बिंदु पर लेकर आ गई, यानी P बिंदु पर मैंने इस धन परीक्षण आवेश को रख दिया। अब हमारा काम क्या है कि इस प्लस क्यू के कारण इस क्यू नॉट पर कितना बल लग रहा है उसको कैलकुलेट करना है। और ये जो परीक्षण आवेश है कैसा है, एकांक है, यानी इस पर जो आवेश है वो कितना है, 1 कूलाम है। अब हमने क्या देखना है कि इस प्लस क्यू नॉट पर इस क्यू के कारण कितना बल लग रहा है। तो जितना इस क्यू नॉट पर अब बल लगेगा वही इस बिंदु पर यानी P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। तो यहाँ से आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या निकाल सकते हो, E वेक्टर बराबर होगा F वेक्टर बटे क्यू नॉट।
और इसको परिमाण के रूप में यदि हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा आपका ई वेक्टर का परिमाण बराबर हो जाएगा एफ वेक्टर का परिमाण बटे क्यू नॉट। और आवेश कैसा है? एकांक परीक्षण आवेश है, यानी इस पर जो आवेश है वो कितना, 1 कूलाम है। तो जब आप इस क्यू नॉट की जगह 1 कूलाम रख दोगे तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर प्राप्त हो जाएगी? कूलमीय बल जो क्यू नॉट पर लग रहा है। तो यहाँ से हमने इसका सूत्र निकाल दिया। किसी बिंदु पर यदि मुझे किसी आवेश के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र बन रहा है उसकी तीव्रता निकालनी है, तो उसकी तीव्रता निकालने के लिए सूत्र क्या हो गया हमारे पास? ई वेक्टर बराबर हो जाता है एफ वेक्टर बटे क्यू नॉट। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो एकांक परीक्षण आवेश है ये भी अपना वैद्युत क्षेत्र बना सकता है, यानी जो प्लस क्यू का वैद्युत क्षेत्र है उसको ये प्रभावित कर सकता है। जो ये प्लस क्यू नॉट है ये भी तो अपना वैद्युत क्षेत्र बना सकता है, और जब ये अपना वैद्युत क्षेत्र बनाएगा तो प्लस क्यू का जो वैद्युत क्षेत्र बना रखा है उसको ये प्रभावित करेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है कि इस प्लस क्यू नॉट को हम इतना छोटा लेते हैं कि लगभग ये 0 के बराबर हो, ताकि ये अपना वैद्युत क्षेत्र न बना सके। और जो स्रोत आवेश है, इस आवेश को क्या कहते हैं? स्रोत आवेश। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कैसा आवेश होगा? स्रोत आवेश, क्योंकि इसके कारण किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र देखना चाह रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र बना कौन रहा है? ये वाला आवेश बना रहा है, तो इसको हम बोलते हैं स्रोत आवेश। और इस वाले आवेश को क्या कहते हैं हम? परीक्षण आवेश। तो स्रोत आवेश के वैद्युत क्षेत्र को परीक्षण आवेश का वैद्युत क्षेत्र प्रभावित न करे, इसके लिए हम क्या करते हैं? इस प्लस क्यू नॉट को इतना छोटा लेते हैं कि ये लगभग 0 के बराबर हो। अब तो इसको अब यदि हम गणितीय रूप में लिखना चाहें तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, ई वेक्टर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हमें लिमिट लगानी पड़ेगी, और लिमिट में जो प्लस क्यू नॉट है हमारा किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। लिमिट क्या है यहाँ पे कि जो क्यू नॉट यानी परीक्षण आवेश हम ले रहे हैं वो किसके बराबर होना चाहिए? लगभग 0 के बराबर होना चाहिए। और बाकी एफ बटे क्यू नॉट तो फिर इसी प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ से ये वाली समस्या भी दूर हो गई कि जो क्यू नॉट है वो अपना वैद्युत क्षेत्र न बना सके, और उसके वैद्युत क्षेत्र के कारण जो प्लस क्यू, जिसके कारण हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसको वो प्रभावित न करे। तो इसका सोल्यूशन क्या ले लिया हमने कि हमने क्यू नॉट को इतना छोटा लिया है कि वो लगभग 0 के बराबर हो। 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन लगभग 0 के बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से किसी बिंदु पर यदि आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो उसका तरीका क्या है कि आपको वहां पे एक धन परीक्षण आवेश लेकर आना है। यानी यहाँ से आप क्या समझे कि किसी बिंदु पर यदि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उस बिंदु पर हमने पहले क्या करना है? एक एकांक धन परीक्षण आवेश लेकर आना है, और फिर उस परीक्षण आवेश पर स्रोत आवेश के कारण कितना कूलमीय बल लग रहा है वो निकालना है। तो उससे हमें उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता चल जाता है। लेकिन किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग नहीं करते। इस सूत्र का प्रयोग हमने क्या करा है? सिर्फ एक बार किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार निकाली जाएगी वहां पर हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद जब हमें ये पता चल जाएगा कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, आगे फिर जो भी हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो फिर वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी एक बिंदु पर हमें पता होती है, तो अन्य बिंदुओं पर यदि हमें निकालना है या किसी भी बिंदु पर हमें दिया गया हो तब हमें निकालना है, तो फिर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही सूत्र करेंगे। क्योंकि मेन बात क्या है कि जो आवेश होता है पहले वैद्युत क्षेत्र बनाता है फिर बल लगाता है, जबकि ये सूत्र हमें क्या बता रहा है कि आवेश ने क्या किया? पहले बल लगाया और फिर वहां पे हमने फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट किया। तो इसलिए इस सूत्र को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? ये वाला जो सूत्र आपको दिख रहा है E बराबर एफ बटे क्यू नॉट, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एफ वेक्टर बराबर क्यू नॉट ई वेक्टर। तो ये वाला जो सूत्र है, देखो ये वाला पहला वाला जो सूत्र है यानी ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर प्लस क्यू नॉट, ये सूत्र तो हमें बता रहा है कि किसी बिंदु पर यदि मुझे क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो पहले वहां पे बल को कैलकुलेट करना पड़ेगा और तब मुझे वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चलेगी। जबकि हमने अभी क्या पढ़ा है कि कोई भी आवेश है पहले वैद्युत क्षेत्र बनाता है, और वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश अन्य आवेश रखा गया है तो उस पर वो बल आरोपित करता है।
तो ये सूत्र तो हमें ये बता रहा है कि पहले बल आरोपित होगा और फिर वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट होगी। और ये वाला जो दूसरा सूत्र है, फर्स्ट सूत्र से तो आपको ये पता चल रहा है कि पहले बल लग रहा है तब आप वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करोगे। लेकिन सेकंड वाला सूत्र हमें क्या बता रहा है कि किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में यदि हमने क्या करा, किसी परीक्षण आवेश को रखा है, किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में यदि किसी परीक्षण आवेश को हमने रखा तो उस पर एक बल लगता है और उस बल का मान किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, F बराबर होगा Q0E। क्या होगा, F बराबर क्या होगा, Q0E। इस सूत्र से आप क्या करोगे, यदि हमारे पास कोई आवेश है और किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में हमने उस आवेश को रखा है तो उस आवेश पर कितना बल लगेगा वो इस सूत्र की सहायता से आप कैलकुलेट करोगे। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अब इसके आगे की वीडियो में हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार निकाली जाती है उसको सीखेंगे। धन्यवाद।